सो हेलो गाइस। आज ना हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। ये मोर ऑफ अ न्यूज़ है। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया आप देखोगे कि कैबिनेट ओकेज केप टाउन कन्वेंशन बिल। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम, इंडिया टू अप्रूव केप टाउन कन्वेंशन टू बूस्ट एयरक्राफ्ट डील्स अकॉर्डिंग टू एविएशन सेक्रेटरी। द हिंदू भी कुछ ऐसा ही बात करता है। ये क्या बोलता है? गवर्नमेंट ग्रीन लाइट टू एयरक्राफ्ट लीजिंग बिल टू बूस्ट इंडियन एविएशन सेक्टर। तो हम समझेंगे ना कि ये एक्चुअली में बज़ क्यों है। ये केप टाउन कन्वेंशन बिल है, ये इतना बज़ क्यों हो रहा है? ठीक है। और अभी हम देखेंगे, आपने कभी पढ़ा होगा, अगर आपने एयर रेगुलेशंस पढ़ा है तो एयर रेगुलेशंस का ना पहला चैप्टर जो होता है वो बेसिकली आपके फ्रीडम्स एंड कन्वेंशन के बारे में बात करता है, कन्वेंशंस के बारे में बात करता है। तो आपने देखा होगा कि केप टाउन कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा, उसमें पढ़ा होगा। तो ये अभी इतना न्यूज़ में क्यों है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि केप टाउन कन्वेंशन है क्या। तो अगर मैं आपको बढ़िया से बताऊं ना, केप टाउन कन्वेंशन बिल आया था, केप टाउन कन्वेंशन जो हुआ था वो नवंबर 2001 में हुआ था। ठीक है। और ये अंडर आईका हुआ था, आईकाओ के द्वारा हुआ था। और इसमें ना एक और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिड्रॉइट। ये यूनिड्रॉइट क्या है? तो दिस यूनिड्रॉइट इज नथिंग बट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि केप टाउन कन्वेंशन कब हुआ था? नवंबर 2001 में हुआ था। केप टाउन में हुआ था, इसीलिए इसका नाम केप टाउन कन्वेंशन पड़ा। ठीक है। अब देखते हैं कि केप टाउन कन्वेंशन बात क्या करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे हुआ था केप टाउन कन्वेंशन डील्स विथ रिक्वायरमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है। ये बात करता है, ये डील के बारे में बात करता है कि एयरक्राफ्ट को अगर फाइनेंस करना है, एयरक्राफ्ट आपको खरीदना है, लीज पे लेना है, तो उसके बारे में बात करता है। साथ ही में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है जो कि सेल्स ऑफ एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। तो मैं आपको बता दूं कि केप टाउन कन्वेंशन में ना इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ केप टाउन कन्वेंशन। हाउएवर, ये ना आपको रेगुलेशंस में बताया नहीं जाता है कि ऑल्दो इंडिया ने साइन तो किया था, सिग्नेटरी तो है इसका, बट ना कभी रैटिफाई नहीं किया इन्होंने। रैटिफाई नहीं किया मतलब क्या हुआ भाई? रैटिफाई का मतलब हो गया कि कभी ना ये पार्लियामेंट, हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आके कभी इसके रिगार्डिंग ना कोई बिल या एक्ट पास नहीं हुआ। कोई एक्ट भी नहीं बना, कोई रूल्स भी नहीं बना। और अभी इसी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की बात चल रही है। तो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि चल क्या रहा है मामला। ठीक है। तो देखो, होता क्या है ना बैकग्राउंड में, अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं इसका, तो मैंने बता दिया कि भाई इंडिया एक सिग्नेटरी तो था, सीटीसी मतलब केप टाउन कन्वेंशन का। पर इंडियन पार्लियामेंट ने कोई बिल रेगुलेशंस नहीं बनाया इसके रिगार्डिंग। अब होता क्या है ना कि गो फर्स्ट का बैंक रप्सी केस आता है। बैंक रप्सी केस आता है। अब इसमें होता क्या है कि गो फर्स्ट को ना काफ़ी लॉस होता है। ठीक है, काफ़ी लॉस होता है। और ये लॉस क्यों होता है? तो प्रैट एंड विटनी के जो इंजन सप्लाई इशू के कारण ये होता है। इंजन सप्लाई का इशू के कारण बहुत सारा जो एयरक्राफ्ट होता है ना गो फर्स्ट का, वो ग्राउंडेड हो जाता है। ठीक है। अब जो एयरक्राफ्ट है वो गो फर्स्ट ने कहीं से लीज पे लिया है, बहुत सारा लोन भी लिया है इसने, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। तो अगर हम देखें तो टोटल जो डेप्थ था ना इसका, टोटल डेप्थ जो था वो अराउंड 6521 करोड़ था। जिसमें जो 2600 करोड़ था ना, वो उसको पे करना था अपने लेसर को। लेसर को मतलब जिससे उसने एयरक्राफ्ट लिया था रेंट पे। ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे कि जब उसने अपना बैंकरप्सी केस फाइल किया कि ठीक है भाई, अब मेरे को अपना पूरा कंपनी को ना सॉल्व करना है, डाइल्यूट करना है। तो क्या हुआ ना कि
ऐसे जब भी कुछ केसेस होते हैं ना सॉल्वेंसी का या बैंकरप्सी का, तो हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट आप कह सकते हो, कोर्ट होता है जो इन सब से डील करता है। उसका नाम क्या है? एनसीएलटी। एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली इसने किया क्या ना, ट्रिब्यूनल ने इसने किया क्या कि इसने मोनाटोरियम दे दिया। मोनाटोरियम दे दिया। मोनाटोरियम दे दिया किसको? गो फर्स्ट के एसेट को। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया कि कुछ, अब जैसे कि सपोज करो कि राम है, ठीक है, राम एंड कंपनी है, तो इसने सपोज करना इसने क्या किया ना, गो फर्स्ट को एयरक्राफ्ट दिया था, ठीक है, इसके बदले गो फर्स्ट को इसको रेंट पे करना था। अब हुआ क्या कि गो फर्स्ट तो डूब गया भाई, तो गो फर्स्ट ने डाला कि मेरे को कंपनी पूरा डाइल्यूट करना है, तो मैं जाता हूँ एनसीएलटी में, और वो ना डाइल्यूशन प्रोसेस को थोड़ा ईज कर देगा, ताकि मैं ये जो राम एंड कंपनी है ना, इसको अपना एयरक्राफ्ट दे पाऊँ, और अगर पैसा हो तो पैसा दे दूँ या जो भी हो। बट हुआ क्या ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ना मोनेटोरियम लगा दिया, मतलब गो फर्स्ट को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया टाइम का। ये एक्सटेंशन के कारण क्या हुआ, जो राम एंड कंपनी को एयरक्राफ्ट मिलने वाला था वो तो एयरक्राफ्ट उसको तुरंत मिला नहीं। मोनाटोरियम लगभग 9 मंथ से लेके 1 साल के बीच में मिल गया। अब इस बीच हुआ क्या, इस बीच जो लेसर था, लेसर मतलब जो राम एंड कंपनी था जिसने गो फर्स्ट को एयरक्राफ्ट दिया था, उसको तो एयरक्राफ्ट इतने समय के लिए मिल नहीं रहा है। अब एयरक्राफ्ट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, एयरक्राफ्ट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, रखे रखे वियर एंड टीयर भी हो रहा है, वियर एंड टीयर भी हो रहा है, और ये एक लाइबिलिटी भी बन रहा है। लाइबिलिटी कैसे बन रहा है कि देखो यार, अब इसको तो अपना एयरक्राफ्ट जो उसने गो फर्स्ट को दिया था वो तो तुरंत ही चाहिए, इसको केस लड़ना पड़ेगा, और ये एम्बिग्विटी, लीगल एम्बिग्विटी से भी उलझना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी इसका पैसा खर्च हो रहा है। तो ये सारा ना लफड़ा हो रहा था, और इन सब लफड़े के कारण क्या हो रहा था ना, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई एग्जांपल है जिनके कारण क्या हो रहा था ना, कि जो बाहर के हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है स्पेशली रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स, जो पार्ट्स एयरक्राफ्ट का देते हैं या खुद एयरक्राफ्ट ही देते हैं, वो हमारे एयरलाइन को ना एयरक्राफ्ट दे नहीं रहे थे, और अगर दे भी रहे थे ना तो वो बहुत हाई रेंट चार्ज कर रहे थे। ये हाई रेंट को ना हम लोग हाई रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, हाई रिस्क प्रीमियम। ये क्या होता है भाई साहब? ये होता है कि अगर इन्वेस्टर को लगता है या जो लेसर को लगता है, इन्वेस्टर या फिर लेसर, लेसर मतलब जो एयरक्राफ्ट दे रहा है, अगर उसको लगता है ना कि मैं ऐसे एक कंट्री में किसी एयरलाइन को अपना एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट का पार्ट दे रहा हूँ जहाँ पे अगर एयरलाइन कल को डूब जाता है तो उसको अपना एसेट, एसेट यानी एयरक्राफ्ट लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, तो वो क्या करता है ना, एक हाई रेंट चार्ज करता है, बहुत हाई रेंट चार्ज करता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। और देखो, डिमांड तो है इंडिया में, सप्लाई को कैटर करने के लिए, डिमांड को कैटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट तो लेना पड़ेगा। तो ये हाई रिस्क प्रीमियम या हाई रेंट पे एयरक्राफ्ट तो बोरो कर लेते हैं लेसर से, ये लेसी बोरो कर लेते हैं, और क्या होता है कि अल्टीमेटली जब इनको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा तो एज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये अपने कस्टमर या पैसेंजर से, कस्टमर या पैसेंजर से, मेरे आपके जैसे लोगों से ज़्यादा फ्लाइट चार्जेस लेंगे, जो हमारा फ्लाइट फेयर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाएगा फ्लाइट फेयर। तो ये सारा चीज़ हो रहा था। साथ ही में एक चीज़ और देखने को मिलता है ना, कि ये जो, अब सपोज करो गो फर्स्ट के जो एयर है, गो फर्स्ट के जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या कोई भी कंपनी का एयरक्राफ्ट है, वो तो अब ग्राउंडेड है, ठीक है, ना ही जो लेसर है जिसने दिया गोफस को एयरक्राफ्ट, ना ही वो इसका रीपोजेशन ले पा रहा है, पोजीशन ले पा रहा है, ना ही ये जो लेसर है वो कोई और इंडियन कंपनी को भी नहीं बेच पा रहा है। सपोज करो इंडिगो को इस एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, वो गो फर्स्ट या फिर इस लेसर से ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट भी नहीं ले पा रहा है। तो ये सारा ना इशू आ रहा था, ठीक है। अब ये सारे इश्यूज के कारण ना गवर्नमेंट बोला कि यार जो कन्वेंशन, जो हमने केप टाउन कन्वेंशन बिल था ना, कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन जो कि हमने साइन किया था, उसको ना हम लोग यहाँ पे ना रेटिफाई कर लेते हैं। रेटिफाई कर लेते हैं मतलब
रैटिफाई करने का मतलब हो गया, रैटिफाई करने का मतलब हो गया कि इससे रिलेटेड हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से क्या होगा, जो मोनाटोरियम पीरियड देखा ना हमने, 9 साल से, 9 महीने से 1 साल के बीच लग गया रीपोजिशन में, रीपोजिशन में वो हम रीपोजिशन वापस कंपनीज को कितने में दे सकते हैं, तो हम 60 डेज के अंदर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बिल। और ये जो 60 डेज है ना, कि कोई भी बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी केस हो, कोई कंपनी डूबने लगे, तो 60 दिन के अंदर रीपोजिशन वापस इस कंपनी को मिल जाएगा, जो पेरेंट कंपनी है उसको 60 डेज में मिल जाएगा। तो ये 60 डेज में मिल सके, बट इंडियन ने कहा ना, जो इंडियन पार्लियामेंट है उनका कहना है कि देखो यार 60 डेज तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि जनरली ऑल ओवर वर्ल्ड में 60 डेज में लोग रीपोजिशन दे देते हैं। हम एक काम करते हैं ना, इसको 40 डेज में देंगे। 40 डेज में करने से क्या होगा, जो इन्वेस्टर है या जो लेसर है, जो एयरक्राफ्ट रेंट पे दे रहा है, उसको इंडिया में ना कॉन्फिडेंस आएगा, इंडियन एयरलाइन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार हमें देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हुआ, इन सब के कारण ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बिल के हम बेनिफिट्स भी देखेंगे, पर्टिकुलरली क्या क्या बेनिफिट्स है। पहले हम समझते हैं कि अभी तक, अब देखो 2001 में ये साइन किया गया था इंडिया के द्वारा, ये केप टाउन कन्वेंशन, बट अभी तक इसके ऊपर नियम कानून क्यों नहीं बने। तो इसका रीज़न सबसे पहले कहा गया है कि सबसे पहला रीज़न है ना कि डिसअग्रीमेंट हुआ, डिसअग्रीमेंट्स एंड कंसल्टेशन बिटवीन, देखो किसके किसके बीच डिसएग्रीमेंट्स हुआ कंसल्टेशन करने के बाद, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर थे, जैसे क्या हो गए, मेरे लेसर हो गए। लेसर्स कौन हो गए, अभी मैंने बताया जो एयरक्राफ्ट रेंट आउट कर रहे हैं। लेसीज हो गए, लेसीज कौन हो गए, जो रेंट पे ले रहे हैं। साथ में एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गए, ठीक है, क्योंकि उनके भी तो है ना पार्किंग चार्जेस लगने हैं, आप जो रैंप यूज़ करते हो उसका भी तो चार्ज लगता है, ये सब होता है। फिर टैक्स अथॉरिटीज़, इन सब के बीच में ना, इन सब के बीच में डिसएग्रीमेंट होने के कारण ना कोई बिल हमारा आ ही नहीं पा रहा था। तो अब क्या किया गया, बोला गया कि अब तो बिल बनाना पड़ेगा। तो इस बिल से बेनिफिट क्या क्या निकलेंगे वो हम देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे इस बिल के, बेनिफिट ये होंगे कि सबसे पहले तो जो रिस्क है ना, जो लेसर को रिस्क जो लेना पड़ता है वो कम हो जाएगा रीपोजिशनिंग में, ठीक है। जो 60 डेज में एज अ स्टैंडर्ड डे है कि 60 डे के अंदर रीपोजिशन मिल जाना चाहिए, वो इंडिया क्या बोल रहा है कि भाई अभी तक तो तुमको साल 2 साल लग रहा था, अब हम 40 दिन के अंदर में ही तुमको रीपोजिशन दे देंगे, ठीक है। तुम्हारा एयरक्राफ्ट या तुम्हारा पार्ट्स हम तुमको 40 दिन के अंदर में ही दे देंगे। तो लेसर का रिस्क भी कम हो गया। साथ ही क्या हो गया, इसके कारण क्या होगा कि मेरा जो रिस्क प्रीमियम जो पे करता था, रिस्क प्रीमियम जो एयरलाइन कंपनीज पे करती थी या जो हाई रेंट पे करती थी, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कम होने के कारण क्या होगा, जो एयर फेयर्स है वो कम हो जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, मेरी जो एयर ट्रैवल है वो मेरा बूस्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि इकोनॉमी में भी तो उछाल आएगा ना, कैसे, इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगा। साथ ही में क्या होगा, ज़्यादा इकोनॉमी मतलब एयर फेयर्स कम हुआ और लेसर को लगेगा कि हाँ रिस्क कम है, तो वो और एयरलाइन कंपनीज को अपना एयरक्राफ्ट देना प्रेफर करेंगे, पार्ट्स देना प्रेफर करेंगे। तो पायलट्स, क्रू मेंबर्स, एएमई, ग्राउंड स्टाफ, इनकी भी तो नौकरियां मिलेगी ना, इनको भी तो नौकरी और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यही सब होने वाला है ओवरऑल। एक पॉइंट और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो ग्लोबल रैंकिंग है ना, एविएशन ग्लोबल रैंकिंग है इंडिया की, वो भी इंप्रूव होगी इससे, ठीक है। एक चीज और समझ लो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये बिल पास हो चुका है यार, ये ना लोगों को बड़ा कंफ्यूजन। अभी मैं किसी से बात कर रहा था अपने एक फ्रेंड से, उसका कहना था कि यार ये बिल पास हो गया है। नो माय फ्रेंड, इंडिया में ना पार्लियामेंट अगर हम अपना देखते हैं, तो पार्लियामेंट के ना एक्चुअली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा होता है, फिर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब कोई एक बिल है, सपोज करो यही केप टाउन कन्वेंशन बिल है, बिल, इस बिल को एक्ट बनाना है, केप टाउन कन्वेंशन एक्ट बनाना है। जब ये बिल से एक्ट बनेगा ना, तब ये नियम लागू हो गया, मतलब अभी ये बिल ही है। तो अभी क्या किया ना, ये बिल
राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, एनी ऑफ द हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अभी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन चलेगा, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में भी डिबेट एंड डिस्कशन चलेगा। अगर बिल यहाँ से भी पास हो गया, बिल यहाँ से भी पास हो गया, तो ये जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल के लिए। जब ये भी हो जाता है ना, तब ये बिल एक्ट बनता है और तब ये नियम कानून लागू होने लगता है। ठीक है, बट अगर बिल चला गया है तो हम होप करेंगे कि यार ये एक्ट बन जाए, क्योंकि ये फायदे वाली ही चीज़ है। ठीक है, तो ये था ये पूरा मामला केप टाउन कन्वेंशन बिल से रिलेटेड। इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एयरलाइन इंटरव्यू के लिए।